Hi dear students, I am Monis Misra. Today we are discuss about an important chapter of botany. दोस्तों आज बॉटनी का हम एक important चैप्टर लेने वाले हैं. चैप्टर में आज हम सभी करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. चैप्टर है बेटा हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है और प्लांट्स कैसे एक दूसरे प्लांट को फॉर्मेट करते हैं, इस वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे. चैप्टर का ठीक ठाक वेटेज है बेटा. चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है. 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन का वेटेज है, चैप्टर से पूछा जाता है. हम ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग समझेंगे बेटा. इसमें 2 वर्ड आता है. पहला वर्ड है रिप्रोडक्शन, जिससे आप चिर परिचित है, और नहीं परिचित है तो अगले चैप्टर में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कराऊंगा. अपने जैसे संतानों को ही फॉर्मेट करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? सेल्फ. अपने जैसे ही संतानों को बनाने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. और यह लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मैंने आपको 11th की पहले चैप्टर को लिविंग वर्ड को पढ़ाते समय बताया था कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर. ये किसी भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो लिविंग तो होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. हम स्पेशली यहाँ प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट बोले तो कौन से प्लांट बेटा? वे प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्लावरिंग होती है. फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट ग्रुप हैं उन प्लांट ग्रुप में एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जहां पे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. बाकी के जो भी प्लांट ग्रुप्स हैं वहां पर फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते. तो ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम पढ़ेंगे. अगर फ्लावरिंग प्लांट लिख दिया तो इसका मतलब हमें अब जो इस चैप्टर में पढ़ना है वह रिप्रोडक्शन किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? वह हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में. किसके बारे में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही फ्लावरिंग क्यों होती है, बाकी जगह पे क्यों नहीं होती है? तो आपको बता दूं, प्लांट ग्रुप मैंने आपको बताया था. इसके पहले जब आपको स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें बेसिक बताया था तो मैंने उसमें आपको कुछ प्लांट ग्रुप बताया था. लाइक दैट क्या बताया था? जैसे कि एल्गी बताया था, एल्गी. जैसे कि आपको ब्रायो बताया था, जैसे कि आपको टेरिडो बताया था. टेरिडो के अलावा भी आपको मैंने जिम्नो बताया था. और क्या बताया था बेटा? आपको मैंने एनजीओ भी बताया था, एंजियोस्पर्म प्लांट्स. तो आप जान लीजिएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ. अगर आप बात करेंगे एल्गी, तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? गैमेटोफिटिक होती है. मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड होती है, क्योंकि हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट होता है, इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है. 11th के प्लांट किंगडम वाले चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया. एल्गी साथ साथ में आपको क्या पढ़ाया था उसी चैप्टर में बेटा? याद करो याद करो याद करो. मैंने बताया था उसी में क्या आपको? ब्रायो भी. क्या बताया था? ब्रायो. तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है. इसलिए हम कहते हैं कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसे है? गैमेटोफिटिक होती है. कैसे होती है? गैमेटोफिटिक होती है. इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होगी? गैमेटोफिटिक होगी. जबकि हम टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ की बात करें, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? डिप्लॉइड होती है, 2n होती है. इसलिए हम इनकी मेन प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक नेचर की होती है या स्पोरोफाइट होता है. मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफिटिक नेचर की होती है. किसकी? टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ. टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ. दूसरी बात बेटा, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक समझिएगा. स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक क्या है? जहां पर लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगी. जहां पर लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा उसकी मेन प्लांट बॉडी बेटा कैसे होगी? कैसे होगी? स्पोरोफिटिक होगी. कैसे होगी? स्पोरोफिटिक होगी. हालांकि जितने भी स्पोर हैं ये मियोसिस करके फिर से गैमेट फॉर्म करते हैं. अभी मैं बता रहा हूं, आपको बताने वाला हूं. इतनी बात आपको समझना चाहिए कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ने वाले हैं. हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स से पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया. व्हाट इज गैमेटोफाइट, व्हाट इज स्पोरोफाइट.
प्लांट ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के बारे में बताया। मैंने आपको ये बच्चों बताया कि एल्गी और ब्रायो ये गैमेटोफिटिक हैं, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जबकि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो की मेन प्लांट बॉडी कैसे है, स्पोरोफिटिक नेचर की होती है, बिकॉज इसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है, इसलिए स्पोरोफिटिक होती है। अब बच्चों देखो, फिर आपके मन में दूसरा क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक को ही क्यों कहते हैं, बाकी जगह पे फ्लावरिंग क्यों नहीं होती, या बाकी जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता। तो बेटा रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन, सर जी फिर एंजियोस्पर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब सारी जगह पे होता है तो भाई एंजियोस्पर्म को ही स्पेशली क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बेटा आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और साथ साथ जिम्नो आपको प्लांट किंगडम में पढ़ा दिया गया है। कहां पर पढ़ा दिया गया है, आप जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे 11th में। 12th में एंजियोस्पर्मिक को क्यों नहीं पढ़ाया, 11th में क्यों नहीं पढ़ाया गया इसको, इसलिए बेटा कि आप समझो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो इन चारों में आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती, दिखता नहीं है। लेकिन अब ये कोई कह दे कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं दिखते हैं तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बाबू नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बेटा वहां पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट सीड चिल्ला चिल्ला के बता रहता है भाई, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड, और नेकेड सीड बियरिंग प्लांट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मैंने आपको बताया था ना स्पेशल कैरेक्टर, नेकेड सीड, वहां पर सीड पाया जाता है, और सीड पाया गया तो इसका मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखो अब हम आज लेंगे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स लेंगे, हम जिम्नो, टेरिडो, एंजियो, ब्रायो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिए। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हमें क्या क्या जानना होगा, क्या क्या हमें जानना होगा, तो आपको मैंने बता दिया इसमें कि गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, और फ्लावरिंग प्लांट के अलावा हम लेते हैं क्या, अपना टॉपिक है क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स का एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बेटा आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक जो भी प्लांट्स हैं, पहली बात तो ये जानना है कि रिप्रोडक्शन कितने फेजेज में करते हैं। ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है कुछ फेजेज में। जैसे कि कुछ फेजेज कौन कौन सी हैं आप समझेंगे बेटा, इसमें कुछ फेजेज हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, जैसे कि 3 फेजेज में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। कितने फेज में डिवाइड करेंगे, हम इसे 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। मैंने इसको लिख देता हूँ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। एक है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, पहला स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा स्टेज रिप्रोडक्शन का जो होगा उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन स्टेज। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन स्टेज। बच्चों तीसरा जो स्टेज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज समझेंगे। एक प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था रिप्रोडक्शन में। दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन के टाइम वाला स्टेज। फिर तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये तीनों देखने को मिलेगा कहाँ पर, जब हम स्टडी कर रहे होंगे रिप्रोडक्शन की। किसकी स्टडी कर रहे होंगे, हम एंजियोस्पर्म में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, अगली बात कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ये 3 स्टेजेस तो होंगी लेकिन रिप्रोडक्शन होगा कहाँ से, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे सर फ्लावर होगा। क्या होगा, फ्लावर्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट के फॉर्म में फ्लावर्स होंगे। क्या होगा बेटा, फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स क्यों होंगे, क्योंकि दे हैव बोथ, क्या बोथ रखते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन फ्लावर में होगा और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी होगा फ्लावर में, और बेटा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी होगा फ्लावर में। ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन फ्लावर का क्या है। चलो अब देखते हैं
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फ्लावर का। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम देखें तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, तो हम कहेंगे सर एंड्रोसियम होगा। क्या होगा, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होगा, गाइनोसियम होगा बेटा। क्या होगा, गाइनोसियम। वी कैन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोसियम while as फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज गाइनोसियम। बात समझ में आई। तो ये भैया हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमको समझ में आया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर की हेल्प से होता है। फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट because it contain both male and female reproductive organ. Male reproductive organ is called endoecium and female reproductive organ is called gynoecium. इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आना। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम है, आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम में बनेगा क्या, मेल गैमीट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। समझ पाए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमीट बनाएगा। अब इससे पहले भी कुछ होगा क्या, इससे पहले भी कुछ होगा क्या, तो भैया उसको बोलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये तो हो गया मैंने फ्लावर का पार्ट बताया। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या देखेंगे, जरा देखो यहाँ पे देखो, हम लिख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। अगर हम बात करें कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज समझेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम क्या देखते हैं, कुछ नहीं, सिंपल कोई भी प्लांट क्या करेगा, सबसे पहले प्लांट में कुछ ऑर्गन, मान लो ये कोई प्लांट है, तो ये जो प्लांट है इनमें आपको कुछ दिखने को मिला, ये सूट है। क्या है, इसे हम कहेंगे सूट। प्लांट का सूट है, तना है, और ये तना क्या करेगा, ये तना आपको इसका जो सूट का मेरिस्टेम है ये फ्लोरल मेरिस्टेम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और फ्लोरल मेरिस्टेम कहाँ कन्वर्ट होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल प्राइमोर्डिया। ये कहाँ पर होगा, ये कन्वर्ट होगा फ्लोरल प्राइमोर्डिया में। कहाँ पर बेटा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है ये कन्वर्ट होगा फ्लोरल बड में। कहाँ पर कन्वर्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि दे कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल बड। और फ्लोरल बड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। इस तरह से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फ्लोरल बड इज कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्लावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में जो सूट होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम के फॉर्म में। फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, फ्लोरल प्राइमोर्डिया इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल बड में, फ्लोरल बड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, और फ्लावर इज कन्वर्टेड, सॉरी, फ्लोरल बड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। यही फ्लावर है ना। अब इसके बाद मैं अरेंजमेंट वगैरह भी बताऊंगा आपको, जो 11th में बताया है, साइमोज, रेसिमोज, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बतानी है अभी आपको। अभी लेकिन मैं उससे पहले आपको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद अब मैं ले चलूंगा फ्लावर के पास, जो कि फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फिर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर पार्ट ऑफ फ्लावर के पास। चलो तो अब देखते हैं, एक फ्लावर को हम तोड़ लेते हैं। एक फ्लावर को अगर हम स्पेशली तोड़ें तो हम देखेंगे बेटा कि फ्लावर इस तरह से कुछ दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, अगर हम देखें तो फ्लावर हमें इस तरह से दिखेगा, ऐसा दिखता है। और इसका हम हाँ ठीक है, इस तरह से दिखेगा। अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं फ्लावर के। ये स्ट्रक्चर दिखता है, और इसका ये पार्ट ऐसे, चलिए
ये आपके पास एक फ्लावर है, क्या है बच्चों, एक फ्लावर है। फ्लावर में आप क्या देख रहे हैं, फ्लावर में आप देख रहे हैं कि आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ इसलिए कि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और आपके लिए ये समझ में भी आए आसानी से, तो मैं इसे कलरफुल किए देता हूँ। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कलरफुल कर दे रहा हूँ मैं। ये आपका एक पार्ट है फ्लावर का और एक पार्ट ये है। अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। क्या है बेटा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें मैंने आपको बना के दिखाया है दो, इधर इधर आपको कलरफुल लीव्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और ये। नीचे की तरफ आपको हरे कलर की कुछ पत्तियों जैसी संरचना दिख रही है, ये ऐसी संरचना। तो आप इमेजिन करिए आपने अपने हाथ में कोई फ्लावर लिया है। इसके ऑर्गन को समझने के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन तो ये नहीं आता है, इतना छोटा क्वेश्चन नीट में, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि फ्लावर में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट होते हैं, टोटल 4 वर्ल होते हैं। कितने वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं बच्चों, टोटल 4 वर्ल पाए जाते हैं। वर्ल, वर्ल का मतलब है घेरा। टोटल कितने घेरे होंगे, 4 होंगे। 4 मेन कंपोनेंट होंगे, बाकी चीजें भी होंगी लेकिन 4 मेन कंपोनेंट होंगे। अब देखो मैं आपको अगर बताऊं तो मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपने एक फूल लिया हुआ है, एक फ्लावर अपने हाथ में लिया है, भगवान को चढ़ाने जाते हैं तो एक फ्लावर लिया है। नीचे से जिसे आप पकड़ते हैं उसे पेडिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसे हम पेडिसिल कहते हैं, पेडिसिल, ठीक है ना। इसे हम पेडिसिल कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, या स्टॉक ऑफ फ्लावर कह सकते हो। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, ओआर स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लावर, फूल का डंडा इसे हम कह सकते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। बच्चों इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की जो पत्ती दिख रही है, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं कलरफुल लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो आप फ्लावर में देखते हैं ना। इमेजिन करिए नीचे की हरी पत्ती कैलिक्स, ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो ये वाली जो पत्ती दिख रही इसे हम क्या कहेंगे, कोरोला। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कोरोला कहेंगे, इसका नाम देंगे कोरोला। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लहराते हुए दिखाई देंगे। इनको हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। क्या देते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहेंगे, ये दैट इज एंड्रोसियम। बच्चों बीच में जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम। इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम। तो हम समझ गए होंगे कि एंड्रोसियम ये वाला पार्ट है, गाइनोसियम ये है, कोरोला ये है, कैलिक्स है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसको कंक्लूड नहीं करते, इसे नहीं जोड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर में मेनली जो पार्ट है वो कितने हैं, 4 हैं। कितने, 4 हैं। कितने बेटा, तो 1 2 3, ये तो बच्चों वाली बात हो गई लेकिन गिन रहा हूं मैं, और 4, ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, 4। तो आप कह सकते हैं फ्लावर में टोटल 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अच्छा बच्चों ये जो डंडा है, ये जो ओवरी है ना, ये थैलेमस नाम के स्ट्रक्चर पर, ऐसे स्वेलिंग वाले स्ट्रक्चर पर ये अटैच होती है। ऐसे थैलेमस, थैलेमस होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर जिस पे ये अटैच होती है, समझ रहे हैं ना। तो ओवरी, या आप कह सकते हैं ओवरी, जो ये आपका गाइनोसियम वाला पार्ट दिख रहा है, ये प्रेजेंट है किस पर, एक थैलेमस पर प्रेजेंट है। किस पर प्रेजेंट है, एक साइलेंट पार्ट यहाँ पर पाया जाता है पेडिकल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं थैलेमस, यहाँ पर अटैच। ठीक है, 4 वर्ल है। सिंगल बात बेटा, अब यहां से सेकंड एक छोटी बात आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कोरोला की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, और एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, और आपका क्या है, हाँ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं। सिंगल यूनिट बोले तो क्या, जैसे कि ये ग्रुप में है, आप देख रहे हो एंड्रोसियम ग्रुप में है, यहाँ पर कई नंबर में धागे जैसे स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर एक को निकाल लिया जाए तो उसको फिर अलग नाम देंगे। जैसे कि मेरा ये हाथ है, तो अभी मैं पूछूं आपसे क्या है बेटा, तो आप कहेंगे कि ये पंजा है। क्या कहेंगे, हाथ का पाम है, हथेली है। लेकिन मैं एक उंगली अभी ऐसे करूं तो क्या है, उंगली है, डिफिनीशन बदल गई ना। तो आप कह सकते हैं फिंगर इज द पार्ट ऑफ पाम। फिंगर एक क्या है, ये पार्ट ऑफ पाम, हथेली का एक हिस्सा है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि जो इसका, जो आपका एंड्रोसियम है, इसके सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को बेटा बोलते क्या है, सिंपली इसे हम बोलते हैं स्टैमन। अगर हम अकेला किसी एक यूनिट को निकाल लें तो अब इसे हम एंड्रोसियम नहीं कहेंगे, इसे नाम देंगे स्टैमन। आप कहेंगे स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोसियम यूनिट। यूनिट है किसकी,
एंड्रोसियम की। फिर बेटा कार्पेल, ये कोरोला की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, तो इसकी यूनिट को हम कहते हैं क्या, इसकी यूनिट को कहते हैं, इसको कैलिक्स की यूनिट को सेपल और कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल, दैट इज पेटल। कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल और ये हो गया स्टेमन। रही बात इसकी, गायनोसियम की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, तो गायनोसियम की जो सिंगल यूनिट है इसे हम लोग नाम देते हैं कार्पेल। क्या नाम देते हैं, कार्पेल और पिस्टिल। इसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं या कार्पेल भी कहते हैं। समझ में आया। सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल, अगर हम ग्रुप से निकाल लें, अगर अलग से निकाल करके, जैसे कि आपके पास देखा ना, अपने कलरफुल पत्तियां हैं, एक पत्ती तोड़ करके आपने निकाल लिया, तो एक पत्ती को पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, अब उसे हम कोरोला नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेटल। अगर एक पत्ती, ये हरे कलर की कई पत्तियां लगी है नीचे नीचे ना, आपने एक तोड़ लिया, उसे आप सेपल कहेंगे। आपने इस एंड्रोसियम के हिस्से में से एक धागा निकाल लिया, एक तोड़ करके निकाला, उसे आप क्या कहेंगे, स्टैमन कहेंगे। और गायनोसियम के हिस्से में से एक निकाल लिया तो उसे आप क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, पिस्टिल। अब हम लोग किस पे ज्यादा बात करने वाले, समझो। तो हम आज अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम को लेने वाले हैं, ठीक है ना। चलते हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम लिखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ठीक है ना। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, हम अगर जाने तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो आपको भी बताया था ना, एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट या यूनिट इज, इसकी यूनिट को हम कहेंगे स्टेमन। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमन। स्टेमन इज इट्स यूनिट, स्टेमन इसकी यूनिट है। और ये जो है स्ट्रक्चरली अगर हम इसको पार्टिसिपेट करके देखें अलग से, तो हमें ये दिखाई देता है, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा कर होकर के आता है, इस तरह से आता है। सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, ऐसा, और इस तरह से दिखेगा। आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कुछ तीन चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो देख रहा है बाई लोब, तो आप इसे नाम देंगे एंथर। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज एंथर। ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे कनेक्टिव। ये आपका कनेक्टिव है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, दैट इज फिलामेंट। इसको आप फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया। अब ये बीच में कनेक्टिव हो गया। अंदर इसमें क्या भरा हुआ है, पॉलन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पॉलन। इसको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन, या आप इसे फिलहाल डायरेक्ट पॉलन ग्रेन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पॉलन ग्रेन नहीं होता, स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, उसमें से मैच्योर स्पोरोजिनस सेल्स एमएससी एमएमसी जैसा बिहेव करेंगी, फिर वो जा करके म्योटिक करेंगी, तब पॉलन ग्रेन बनता है स्पोर टेट्राड बनने के बाद। मैं उस पर चल रहा हूँ। तो आप क्या बता रहे थे, आपने देखा कि एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को स्टेमन कहेंगे, स्टेमन को तोड़ करके निकाला तो इस तरह से स्ट्रक्चर आया। मैंने बताया कि इसमें जो बाइलोब स्ट्रक्चर ऊपर, इसका नाम एंथर है। इसे आप इंट्रोड्यूस्ड भी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे एंथर कहेंगे बेटा। इसके बाद जो ये पार्ट है बीच में, जहाँ से ये फिलामेंट और एंथर जुड़ रहा है, इसे कनेक्टिव कहेंगे। नीचे की तरफ सिलेंड्रिकल स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। स्पेशली हमें आज जो पढ़ना है वो एंथर के बारे में पढ़ना है, एंथर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एंथर लेते हैं। अगर हम देखें कि ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखता था, अभी मैंने बनाया था आपके सामने, ऐसे दिखता था। ये दो लोब में दिख रहा है। अगर इसका टीएस काटोगे ट्रांसवर्सिली टीएस काटोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। इफ यू आर कट द टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे किसका, इसका, तो आपको मिलेगा कि एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये आपको दिख रहा है दो लोब, लोब ए, लोब बी, हम लिख देते हैं। इसका नाम लोब ए और इसका नाम लोब बी। तो आप पहला क्वेश्चन कि एंथर कैसा होगा, बाइलोब होगा। फिर कैसे होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 स्पोरेंजियम होगा। देखो बाइलोब, एक लोब में 2 थीका होता है, इसलिए से थीका का मतलब चैम्बर। अगर हम बात करें, एक चैम्बर ये ऊपर वाला, एक चैम्बर ये, फिर एक चैम्बर ये, फिर एक चैम्बर ये, 4 चैम्बर दिख रहा है। और प्रत्येक चैम्बर में एक थीका,
एक थीका, एक थीका, एक थीका। तो ईच लोब इज बाईथिकस। हम कह सकते हैं कि लोब ए और लोब बी। तो आप कह सकते हैं कि एंथर जो होगा वो कैसा होगा? पहला बात बाई लोब्ड होगा। कैसा होगा? बाई लोब होगा। दूसरी बात क्या होगा? बाई लोब के बाद इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजियम या बाईथिकस कह सकते हैं। बाईथिकस, बाईथिकस। ईच लोब हैव 2 थीका, ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाईथिकस, आप टेट्राथीकस को बाईथिकस कर देंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं कि ईच लोब हैव 2 थीका। ईच लोब हैज 2 थीका, 2 थीका। प्रत्येक लोब कितना थीका रखेगा? 2। और इसको बोलेंगे क्या? स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होगा? इस थीका में स्पोरेंजियम है, ये गोल गोल दिख रहा है आपको ना, स्पोरेंजियम, ये दैट इज स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर भरा होगा कुछ इस तरह से कुछ सेल्स। ये स्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स होंगी ये। तो आप कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट। टोटल अगर हम देखेंगे तो 4 स्पोरेंजिया, बाईथिकस या डाईथिकस। एनसीईआरटी डाईथिकस या बाईथिकस लिखती है। बाई लोब्ड, एंथर बाई लोब्ड है, और साथ साथ में क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। इनमें जो स्पोरेंजियम की संख्या है वो कितनी है? तो आप कहेंगे कि 4 स्पोरेंजिया पाई जा रही है। कितना? 4। इस स्ट्रक्चर को हम लिख देते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। 4 स्पोरेंजिया है। साथ साथ में इन स्पोरेंजिया के अंदर भरा हुआ है क्या? स्पोरोजिनस सेल्स। इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स। इनमें पाई जाती है स्पोरोजिनस सेल्स। और जो ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इनमें ही कुछ सेल्स ऐसी हैं, ये ढेर सारी सेल्स हो जाती है तो स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बनता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। और इनमें ही कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो बिहेव करती हैं MMMC के जैसे। कैसे? ऐसे MMC, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑब्लिक इनको हम कहते हैं PMC। क्या बोलते हैं बेटा? PMC। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करती हैं और वो मियोटिक डिवीजन करके स्पोर टेट्राड बनाती है। मैं अभी बताने वाला हूं कैसे बनाती हैं, ठीक है ना। अभी समझना है एंथर का स्ट्रक्चर बाई लोब्ड होगा। एक लोब में 2 थीका, 2 लोब में 4 थीका, टोटल मतलब डाईथीकस होगा। एक लोब डाईथीकस, बाईथीकस, टेट्रास्पोरेंजियम, 4 स्पोरेंजिया होंगे। इन स्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पोरोजिनस सेल्स होंगी। वो स्पोरोजिनस सेल्स मिलकर के स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, इनका जो इनमें भरा हुआ जो सेल्स दिख रहा है, इनमें ही स्पोरोजिनस सेल्स का कुछ एक टाइप सेल्स ऐसा होगा जो मैच्योर होकर के बिहेव करने लग जाएगा। किसके जैसा? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी जैसा बिहेव करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और या इसी को PMC, पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन की बनाने वाली माँ। कौन? ये इन्हीं स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव करने लग जाएंगी। इन पे बात करते हैं हम PMC और MMC पे, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं आज वाला टॉपिक इतना क्लियर कर देते हैं, MMC और PMC। वाल फिर नेक्स्ट टर्म पढ़ा देंगे। समझो, हम PMC और MMC समझो बेटा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली, कुछ नहीं, PMC और MMC को समझा देते हैं आपको। तो जैसे कि अगर हम बात करें एंथर की, समझो हमारा एंथर जो है मैंने बताया कि ऐसा होगा और इसमें जो सेल्स होंगी वो MMC जैसा बिहेव करेंगी। सिंपल सी बात है। तो इनमें जो सेल्स हैं हम उनको लिख लेते हैं इस तरह से। और ये जो सेल्स हैं तो आप लिखेंगे आगे यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज, ये बिहेव करेंगी। यहाँ पर लिख लेंगे आप, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बिहेव एज स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज ये कैसा बिहेव करेंगी? बिहेव एज स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज MMC ऑब्लिक PMC, पॉलन मदर सेल जैसा बिहेव करेंगी। और ये जब पॉलन मदर सेल्स बन जाएंगी तो फिर क्या होगा? ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं ये क्या करेंगी? आपको तो पता ही है
कि ये करेंगी मियोटिक, क्योंकि अभी तक जो ये है स्पोरोजिनस सेल कैसी है 2n है, कैसी है 2n है, डिप्लॉइड है। एमएमसी भी कैसी है 2n है, ये भी 2n है। लेकिन जब ये 2n बच्चों, अब ये 2n है तो 2n वाली सेल्स में माइटोसिस होगा कि मियोसिस? आपको पता है मियोसिस होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस जब होगा तो ये जो आपकी सेल है ये क्या बना लेगी, इसमें डिवीजन हो जाएगा। किस में डिवीजन हो जाएगा बाबू? न्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा मियोसिस में, और न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो ये बाई न्यूक्लिएट हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आपकी कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल बन जाएगी। और ऐसी सेल को आप डायोड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डायोड कह सकते हो। डायोड, ये आपका डायोड बन गया। और डायोड क्या है? अब ये डिवीजन करेगा फिर से, क्योंकि मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। अब मियोसिस सेकंड यहाँ लिख दूं, अगर मियोसिस सेकंड टाइम, सेकंड स्टेप, नॉट टू मियोसिस। बच्चा गड़बड़ करता है क्वेश्चन में, बार बार मैं बता रहा हूँ, बच्चा क्वेश्चन में गलती करता है, पूछ लेता है कि एक स्पोर टेट्राड बनाने के लिए किसी एमएमसी को, किसी पीएमसी को कितना मियोटिक डिवीजन करना पड़ता है। बच्चा रॉन्ग हो जाता है, बच्चा गलती करता है, समझना। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना बेटा समझना है। यहाँ पर जो ये एमएमसी है या पीएमसी है, इस एमएमसी पीएमसी में मियोसिस होगा। मियोसिस पहली टाइम होगा तो डायोड बनेगा, सेकेंड टाइम होगा तो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका बन जाएगा बेटा? स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ईच स्पोर टेट्राड ये क्या होंगे, बाद में डिहाइड्रेट होकर के जब एंथर फटेगा तो बाहर निकलेंगे, और यही क्या बना लेंगे, ईच स्पोर टेट्राड फॉर्म 1 पॉलन। ये क्या बनाएंगे? पॉलन बनाएंगे। ये भी पॉलन बनाएगा, ये भी पॉलन बनाएगा, और ये भी पॉलन बनाएगा। ये सभी पॉलन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो सिंगल पॉलन है इन्हीं को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? OR। इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। OR इनको क्या कहा जाता है? मेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ही हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, समझना। इनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको ही हम मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, समझेंगे। इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? OR। इन्हीं को हम बोलते हैं मेल गैमीट। क्या बोलेंगे? मेल गैमीट बोलेंगे। मेल गैमीट, ये अपना मेल गैमीट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर नहीं समझ पाए होंगे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। अब ये मेल गैमीट बन गया तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन जो आता है उसको जानते रहिएगा। क्वेश्चन आता है कि सिंगल स्पोरोजिनस सेल्स। अब कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है भाई। आप एंथर का कट करते हैं, टीएस आपके अंदर मिलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने के काम आते हैं, और स्पोरोजिनस सेल्स का ही कुछ भाग मैच्योर होकर के बन जाता है पीएमसी या एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल बेटा विहेव करता है कैसे? कैसे विहेव करता है? एक ये जो है, सॉरी, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स एमएमसी और पीएमसी जैसा बिहेव करता है। एमएमसी और पीएमसी ये मियोसिस डिवीजन में जाता है, और यहाँ पर क्या बनाता है? 4 हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड नेचर का है, ये भी हैप्लॉइड नेचर का है, ये भी हैप्लॉइड नेचर का है, ये भी हैप्लॉइड नेचर का है। 4 हैप्लॉइड स्पोर टेट्राड बनाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? स्पोर टेट्राड। ये आपके 4 स्पोर टेट्राड होते हैं। और ये डायोड है, स्पोर डायोड इसको कह सकते हैं हम, स्पोर डायोड। ये स्पोर डायोड है और ये स्पोर टेट्राड है। ये स्पोर टेट्राड डिहाइड्रेशन करता है, तो डिहाइड्रेशन के बाद ये बिखर जाता है, टूट करके अलग हो जाता है। और जब ये टूट कर अलग होता है तो यहाँ पर 4 पॉलन, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही 4 माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन होते हैं। यही 4 माइक्रोस्पोर आपके मेल गैमीट होते हैं। यही जाते हैं पॉलिनेशन के टाइम पर फ्यूज करते हैं फीमेल को, और फिर ओव्यूल के अंदर जाके फ्यूज करने के बाद यहीं से डेवलपमेंट सीड का होता है, आगे की प्रोसेस होती है। आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, सारी चीज़ों को समराइज करता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो समझिएगा। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। 4 स्पोरेंजियम इस पे पाए जाते हैं। चारों स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती है बेटा। स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं उनमें आपको मैंने बताया कि यही स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। स्पोरोजिनस सेल्स के कुछ सेल्स मैच्योर होकर के एमएमसी और पीएमसी जैसा मैच्योर सेल बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्पोरोजिनस सेल्स आर बिहेव एज स्पोर मदर सेल्स और पॉलन मदर सेल्स एंड आफ्टर गेट इट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोर टेट्राड।
and after some time dehydration takes place. After dehydration माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म. डिहाइड्रेशन के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं विच गेट टू हेल्प इन फ्यूजन, जो कि फ्यूजन में हेल्प में एज अ मेल गैमीट के जैसा फ्यूजन में बिहेव करते हैं. फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं कई बार आपको समझा रहा हूँ, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसी प्रोसेस को आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हो, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहते हो. समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से समझ लो भैया. मैंने बताया कि दैट्स कॉल्ड ऑफ टीएस ऑफ एंथर, दैट्स स्पोरोजेनस सेल्स. Sporogenous cells is behave as megaspore mother cell or pollen mother cell. Pollen mother cell or megaspore mother cell get meiotic division to form diode, spore diode. After second step, after first step of meiosis, second spore diode is formed. After then second step of meiosis get diode to multipleize and form क्या? स्पोर टेट्राड. इसे हम क्या कहते हैं? इस स्पोर टेट्राड बन जाता है, और यही स्पोर टेट्राड जो होते हैं ये माइक्रोस्पोर फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं. दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब इसके डेहिसेंस की बात और एंथर वाल की बात रह गई है. तो एंथर वाल में भी आपको अगर जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ. कुछ नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर आप बार बार देख रहे थे. इसी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो एंथर की वाल होगी, ऐसे देखेंगे. अगर हम इसको कट करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है स्पेशली आपको 4 लेयर्स दिखाई देती हैं. 4 लेयर्स में सबसे आउटर वाली इपीडर्मिस, फिर मिडिल लेयर इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम. टैपिटम इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. बाकी जो लेयर्स हैं उनमें उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मेन. और जो इंडोथीसियम और डेहिसेंस, जो भी डेहिसेंस का काम है और प्रोटेक्शन का काम है. लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है वो टैपिटम को लेकर के आया है कि न्यूट्रिशियस लेयर कौन सी है एंथर वाल की, जो स्पोरोजेनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. तो आप जानते रहेंगे टैपिटम इज द न्यूट्रिशियस लेयर ऑफ एंथर वाल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको क्या क्या करा दिया आप देख लीजिएगा. ये मैंने बता दिया स्पोरोजेनस सेल्स के बारे में, मैंने इसके बारे में बता दिया. मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करा दिया. मैंने फ्लावर बता दिया कैसे फ्लावर बनते हैं. मैंने इसका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुछ आपको बताया. फिर ये ग्रुप्स के बारे में, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जैसे स्ट्रक्चर के बारे में बताया. आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए. ये था बेसिक पॉइंट. इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको मेगास्पोरोजेनेसिस, एंथर वाल एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आप पढ़ते रहिए. फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.